भारतीय सेना में कुछ तो चल रहा है और बड़ा चल रहा है। आपको अगर ध्यान हो कि एक रिटायर्ड जो जनरल बख्शी हैं, मेजर जनरल बख्शी, उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में 1,80,000 पद रिक्त रह गए, सेना के स्ट्रेंथ को खत्म किया गया। अब 1,80,000 ही, 1 लाख हैं, लेकिन कुछ तो है जो सेना के स्ट्रेंथ को खत्म किया गया। सेना के अंदर की जो सुगबुगाहट होती है, कई बार पूर्व जो सैनिक हो चुके होते हैं, उनके जरिए कहलवाया जाता है ताकि राष्ट्राध्यक्षों पर ये असर हो और राष्ट्राध्यक्षों को ये पता चले कि सेना के अंदर कुछ तो सुलग रहा है, कुछ तो बात ऐसी हो रही है। वो हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के अंदर का यह गुस्सा बाहरी लोगों के बजाय सेना के अंदर से ये बात आई। और हमारे, पहले आपको बताऊं कि हमारे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने सबसे पहले बयान दिया, और जो बयान दिया वो बहुत सोचनीय है, चिंताजनक है। इसके अलावा इसके तुरंत बाद विदेश की धरती से, सिंगापुर की धरती से हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने बयान दिया। अब आपको ध्यान है कि इस देश का एक ऐसा वर्ग है जो हमारी सेना को का भी सम्मान नहीं करता एक नेता के खातिर। पहले जैसे विदेश सचिव विक्रम मिश्री, उनकी पत्नी और उनकी बेटी तक को गाली दिया गया, क्योंकि माना गया कि विक्रम मिश्री ने यह समझौता किया है सीज फायर। विक्रम मिश्री की क्या औकात है? तो आपके राष्ट्राध्यक्ष ने किया है, बिना प्राइम मिनिस्टर की अनुमति के सीज फायर हो नहीं सकता। लेकिन वो गुस्सा विक्रम मिश्री, उनके परिवार पे टूटा। अब सेना प्रमुख, जो वायुसेना प्रमुख ने कहा, उनको भी गाली देने के लिए वह जो व्यक्तिवादी तबका है, सरेंडर सुल्तान का जो चापलूस वर्ग है, जो मेंटली अब्बासी व्यक्ति पूजक हो चुका है, वो हमारे वायुसेना प्रमुख को भी खालिस्तानी का उसके लिए भी ट्रेंड चला दिए, क्योंकि वो सिख है। लेकिन अब चौहान साहब को क्या कहेंगे, सीडीएस अनिल चौहान को। यानी हमको एक भारतीय के नाते भारत और भारत की सेना के साथ खड़ा होना है, सरकार, पार्टी, नेता के साथ नहीं। ये तो आते जाते हैं, वाजपेयी जी ने कहा सेना और उसका गौरव और भारत हमेशा रहता है। तो सबसे पहले हमारे जो वायुसेना प्रमुख ने जो कहा उसको समझने की जरूरत है। वायुसेना प्रमुख जब बोल रहे थे तब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पर विराजमान थे। भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने, ये गुरुवार का दिन था, और कहा कि डिफेंस खरीद पर, डिफेंस का एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। डिफेंस सिस्टम की खरीद और उसकी डिलीवरी में हो रही चिंता पर उन्होंने खुलकर बात रखी और घरेलू रक्षा क्षेत्र पर गंभीर सवाल पैदा किए। यानी आत्मनिर्भरता के नाम पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अडानी के ड्रोन की तारीफ करते घूम रहे हैं, वह जो घरेलू रक्षा क्षेत्र है किन कमियों से जूझ रहा है, ये उसमें रहने वाला वायुसेना के प्रमुख ने हमें बताया। उन्होंने कहा भारतीय वायुसेना सैन्य हार्डवेयर की कमी से लंबे समय से जूझ रही है। उसके पास अत्याधुनिक स्टेल्थ विमान नहीं है। 11 साल हो गया इनके, अगर 2 साल होते, 1 साल होते, तो सारा दोष कांग्रेस का है। नेहरू का भी है, इंदिरा का भी है, राजीव का भी है, नरसिम्हा का भी है, मनमोहन सिंह। लेकिन 11 साल से ये बथुआ उखाड़ रहे थे, ये बथुआ उखाड़ने का काम कर रहे थे। 11 साल से भारत के पास एक भी अत्याधुनिक स्टेल्थ विमान नहीं है। और अमेरिका और पश्चिम के दबाव में 2018 में जो रूस के साथ इन्होंने समझौते तोड़े, आज वो समझौते नहीं टूटे होते तो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हमारे पास स्टेल्थ विमान होते, तभी रूस आज पहली बार रूस खुलकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ पहली बार खड़ा नहीं हुआ है, वरना यूनाइटेड नेशन में भारत के साथ खड़ा होता था। ये स्थिति थी उसकी। लेकिन आज ये अपने आप को विश्व गुरु, इसकी चापलूसी, उसकी चापलूसी, इसकी चापलूसी में उसको कुछ कह देना, उसकी चापलूसी में उसको कुछ कह देना, उसको इसको कहना, यही करके फोटोग्राफी और कैमराग्राफी होती रही, जिसके कारण आज जो वायुसेना प्रमुख ने कहा कि उनके पास आज अत्याधुनिक स्टेल्थ विमान नहीं है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए घरेलू उत्पादन को मंजूरी दी है, जो मैंने आपको, जिस पर मैंने वीडियो एक सकारात्मक दिया, पर उसमें अभी वक्त है 10 साल, और युद्ध हमारे सर पर खड़ा है, हमारे मुहाने पर खड़ा है।
तो इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो जितने भी ठोस आश्वासन कहा कि डिफेंस के सौदे का कागजों पर तय होते हैं, लड़ाकू विमानों की डिलीवरी नहीं होती। कागजों पर चल रहा है सब। ये 11 साल की सरकार हो गई है, तब ये कह रहे हैं सही ढंग से डिलीवरी नहीं होती। और हमारे जो प्रतिभावान लोग हैं वो ये काम करने को तैयार नहीं, वो विदेश जा रहे हैं। उन्होंने कहा कैसे, लेकिन यहां तो पंचतीर्थ हम हिसाब चुकता करेंगे। बाबा साहब ने कहा रक्षा क्षेत्र में भी आरक्षण लागू कर दिया। घुन की तरह खा रहे हैं ये लोग, देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। ये इनका आरक्षण सिर्फ इनके वोट बैंक बढ़ाता है, इनकी पार्टी का विकास करता है, पर वो राष्ट्र का विनाश करता है, क्योंकि योग्यता का मुकाबला दुनिया में किसी चीज से नहीं किया जा सकता। भीमराव अंबेडकर जी को आरक्षण नहीं मिला था, तभी वो यहां तक पहुंचे, पर जिनको मिल रहा उसमें से एक भी आज तक 75 साल में भीमराव अंबेडकर नहीं बना। रक्षा क्षेत्र में आरक्षण घुसाया जा रहा है, इसलिए यहां से ब्रेन डेड हो रहा है। उन्होंने आरक्षण की बात तो नहीं की वायुसेना प्रमुख ने, लेकिन कहा कि हमारे योग्य लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे पास उसकी कमी है। यानी आत्मनिर्भर भारत रसिया के साथ समझौते तोड़ के फ्रांस की तरफ, कभी अमेरिका की तरफ, उस पर भी उंगली उठी, और इनकी आरक्षण नीति दोनों पे उंगली उठ गई। रक्षा वायुसेना प्रमुख ने उठाया एक तरह से, और उन्होंने जो कहा वो जो है आपको, जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी जिहादियों ने आपको हिंदुओं का नरसंहार किया, 7 मई को पाकिस्तान के अंदर भारत ने हवाई हमले किए, आमने सामने का फाइट था। हमारे सीडीएस का बयान अभी आता हूं, पहले दिन हमें नुकसान पहुंचा, और 10 मई को संघर्ष विराम हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने भारत की सेना को इतना खोखला कर दिया है कि इनको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा कुछ होगा उल्टा तो हमारी जो सफेद दामन है 11 साल, उस पर दाग लग जाएंगे। इसलिए इनकी तरफ से पहल की गई हो संघर्ष विराम की, क्योंकि ये बात इंडिया टुडे ने छापा, जिसकी ट्वीट डिलीट करवाए गए। अब ये क्या कहा, हमारे सीडीएस ने इसको अच्छे से खोला, वो बड़ा जरूरी है। सीडीएस के बयान को अगर आप देखेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि सीडीएस के बयान को दिखाए, अखबारों में भी छपा है, और ये मैं आपको सीडीएस का बयान बताता हूं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, जिसपे पहले बिपिन रावत साहब थे, तीनों डिफेंस के प्रमुख हैं एक तरह से, उन्होंने कहा सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग, जो बहुत बड़ा डायलॉग होता है, सांग्रीला डायलॉग में ब्लूमबर्ग टीवी और राइटर्स दो को इंटरव्यू दिए, यानी कि एक बार मुंह से गलती से निकल गया, दो को इंटरव्यू दिए। और क्या दिए, उनसे पूछा क्या पाकिस्तान ने भारत का फाइटर जेट गिराया था, तो इसमें उन्होंने सीडीएस साहब ने कहा जो महत्वपूर्ण है वह यह नहीं कि जेट नीचे गिरा, बल्कि वो नीचे क्यों गिरा। और इसके बाद हमने क्या किया, यह हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अब 3 चीज लेते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, वह यह जेट नीचे गिरा, यानी वो मानने की जेट तो नीचे गिरा, बल्कि वो नीचे क्यों गिरा। अब इसका 2 चीजें हैं, मैन स्ट्रेंथ कमी है, पायलट की ट्रेनिंग के लिए विमान नहीं है। पिछले 11 साल में 151 विमान भारत के जो स्क्वाड्रन से हटे हैं, 151 विमान। पायलट जिस पे ट्रेनिंग लेते हैं वो मिग जो है वो कॉफिन बन चुका है हमारे पायलटों के लिए। क्यों गिरा ये शब्द वो बोले हैं, अब ध्यान दीजिए। तो पायलटों की कमी से जूझ रहा है भारतीय वायुसेना, 1, विमान की कमी से जूझ रही है भारतीय वायुसेना, 2, इन 11 सालों में 151 विमान उल्टा हटाने पड़े हैं, रिटायर हुए हैं, 3, पायलटों की ट्रेनिंग के लिए जो विमान चाहिए वो मिग कॉफिन बन रहे हैं, 4, और 5वां अगर आप ध्यान देखेंगे क्यों गिरा, अगर इसको जोड़ो हमारे विदेश मंत्री के बयान से, एस जयशंकर के बयान से, वो कह रहे हैं ऑपरेशन के स्टार्ट में हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब आप जोड़िए करिए, तो आपको क्यों शब्द कभी भी सेना प्रमुख बोल ही नहीं सकते, उन्होंने बोला, इसका मतलब है। लेकिन ये भारतीय सेना की बहादुरी है। लेकिन इसके बाद हमने क्या किया, नेतृत्व किस तरह से रहा,
जिसने इतनी कमियां पैदा कर दी। नेतृत्व ऐसा रहा जिसने पाकिस्तान को सूचना दिया, लेकिन भारतीय सेना ने पलटवार किया। यानी पहली रात की फाइट में भारतीय सेना को नुकसान हुआ, लेकिन उसका जो पलटवार किया गया, वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया ये ज्यादा जरूरी है। सीडीएस ने कहा, पहले दिन हवाई क्षेत्र में रणनीतिक क्षति हुई। आपको अगर नहीं विश्वास हो तो भाजमुल्लों का 5 जन्य दिखा दो, वो भी ये लिखा है। तो रणनीतिक क्षति पहले दिन हुई, ये बात वो मान रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ एयर लॉस, पहले दिन रणनीतिक क्षति हुई, लेकिन हमने तेजी से सुधार किया। और उन्होंने कहा, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि विमान गिरा या नहीं, यह जानना जरूरी है कि क्यों गिरा। ये शब्द बहुत बड़ा है। एक दो राफेल गिर गए हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों गिरा ये महत्वपूर्ण है। जो मैंने आपको 5 कारण दिए, उस कारण से भारतीय सेना जूझ रही है। स्टेल्थ विमान अभी तक नहीं है, पायलट की ट्रेनिंग के लिए विमान नहीं है। 151 विमान हट चुके हैं इस तरह से 11 साल में, आप देखिए। और हमारे जो रूस के साथ समझौते हो रहे थे, जिस पे मैंने पिछला वीडियो दिया है, 2018 में उस समझौते को खत्म कर दिया गया। फ्रांस, अमेरिका, इन सब के, यूरोप और अमेरिका के ACYPL में खत्म कर दिया गया। और फिर विदेश मंत्री ने कहा, हमने स्टार्ट द ऑपरेशन, ये शब्द है उनके। ऑपरेशन के स्टार्ट में, बाद में उसका खूब लिपापोती की गई, लेकिन जो निकला स्टार्ट, ऑपरेशन के स्टार्ट में जानकारी दी, यानी वो तैयार थे। अब देखिए वो कहा क्या, वो बयानी पाकिस्तान तैयार था। हमने रणनीतिक गलतियों को पहचाना, उन्हें सुधारा और 2 दिन बाद व्यापक हवाई हमले किए। तो जब भारत जीतने लगा, लॉस हुआ, ये छोड़ दीजिए आप, जो सेना बार बार कह रही है छोड़िए। फिर हमने क्या किया, फिर भारत के जो सटीक टारगेट थे, ये पहले भारती जी ने भी ये कहा, ये भी मैं पढ़ के सुना देता हूं। जब भारतीय सेना जीतने लगी, एकाएक फिर से पॉलिटिकल नेतृत्व आ गया, सीज फायर, हमारे मालिक कह रहे हैं सीज फायर। क्षति हुई, उसको कवर अप किया भारतीय सेना ने, वायुसेना ने बहुत तेजी से, भारत की सेना ने मारा पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए। मामूली बात नहीं हमारी सेना के लिए, अंदर घुस के मारा है, कराहा उठा पाकिस्तान। लेकिन जब हमें रणनीतिक बढ़त मिल रही थी, एकाएक सेना के हाथ पांव बांध दिए गए। ये सेना के अंदर एक गुस्सा पनप रहा है। ये आपको एयर चीफ मार्शल के बयान, सीडीएस के बयान, लेकिन चूंकि अनुशासित हैं, तो अनुशासित भाषा में कहा, राष्ट्र से कहा, राष्ट्र के लोगों से कहा कि अब तुम इन गंभीर विषयों पर तो चर्चा करो, जो तुम शाम को कुत्ते बिल्ली की तरह आप टेबल सजाकर बैठ के लड़ाई लड़ाते हो टेलीविजन चैनल पे, इन ओरिजिनल चीजों पे तो बहस करो। ये इस पर बात बहुत जरूरी है, क्योंकि वो राष्ट्र से यही कह रहे हैं कि अब आप इस पर तो बात करो, बहस करो। और जब ये हुआ था, आपको मैंने उस समय भी दिखाया था, जो भी दिखाया है आपको अमरदीप ने, कि जिस समय जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय भी बात उठी थी कि क्या हमें विमान का नुकसान हुआ। तब भी हमें सेना ने झूठ नहीं बोला। सेना ने जो कहा वो बहुत बड़ी बात है कि हमारे एयर मार्शल के भारती जी ने कहा कि हम कॉम्बैट की स्थिति में हैं, नुकसान इसका एक हिस्सा है। उन्होंने भी यही कहा, यानी सेना की लाइन एक साथ है कि क्या हमने उसके उद्देश्य हासिल किए। आपको यह पूछना चाहिए, क्या हमने वो उद्देश्य, यानी हमने फिर वार किया, पलट वार किया, हम चूके नहीं। लेकिन जब पलट वार किया, इसका परिणाम पूरी दुनिया को देखना चाहिए, पूरी डिटेल्स देखना चाहिए। और तब हमारे हाथ पांव एक तरह से, जो वो खुलकर कह नहीं रहे, हाथ पांव सेना के बांध दिए गए और कहा गया सीज फायर। और ये कहते हैं नेहरू ने पीओके दे दिया, ये ढेकना दे दिया। तुम्हारे पास पीओके लेने की का समय था, तुमने क्या किया? अब तो तुम नेहरू के बराबर पहुंच गए। नेहरू ने अक्साई चीन और पीओके दिया, तो आप तो नेहरू के बराबर पहुंच गए। सेना के अंदर से ये बात आवाज उठ रही है। भारत में सेना के अंदर से आवाज 2 ही बार उठी। एक बार इंदिरा गांधी के समय, श्याम मानेकशॉ, वो भी गुस्से में थे कि भारत की सेना जीती, हमने 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों का सरेंडर कराकर हमें वापस किया, लेकिन हमने शिमला समझौते में कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं ढूंढा। श्याम मानेकशॉ गुस्से में थे।
और सैम मानेकशॉ के गुस्से की खबर इंदिरा को लगी। इंदिरा ने बुलाया और कहा, श्याम, हमने सुना है तुम सत्ता तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हो। श्याम ने कहा, सत्ता आप चलाइए, सेना मुझे चलाने दीजिए। तब हुआ था जब शिमला के समझौते में टेबल पर रण में जीती हुई बाजी को टेबल पर इंदिरा हार गई थी, और आज रण में जीती हुई बाजी को 3 दिन में सरेंडर सुल्तान हार गए। ये बराबर हो गया रण में जीती हुई बाजी को। इसीलिए सेना युद्ध में जब आप जीत रहे हो, कोई आपका हाथ पांव बांधे तो सेना में क्रोध नहीं आएगा आपको। वो एयर चीफ मार्शल और सीडीएस के बयान से यह स्पष्ट है। अब ये देशद्रोही गद्दार हमारे एयर चीफ मार्शल को भी गाली दे रहे हैं, सीडीएस को भी गाली दे रहे थे, विक्रम मिश्री को भी की फैमिली को भी गाली दे रहे थे। अरे तुम्हारे गाली देने की स्थिति देख लो। पटना में जब ये रैली निकल रही थी, चुनावी यात्रा, 10 लोग खड़े नहीं थे। तुम्हारे गाली देने के कारण आज ये स्थिति पहुंच गई है। तुम्हारे गाली देने के कारण सीट 303 से 240 पे पहुंचा है, और तुम्हारे गाली देने के कारण इतिहास के जब पन्ने लिखे जाएंगे तो इस सरकार का एक ही उपलब्धि होगा, ट्रोलरों को तैयार करना। ये तुम्हारे गाली का परिणाम होगा भुगतना। हम सेना के साथ खड़े थे और सेना के साथ ही खड़े रहेंगे। आज सेना का दर्द सामने आया है, और सबसे बड़े अधिकारी सीडीएस ने कहा है, सबसे बड़े अधिकारी वाइस चीफ मार्शल ने कहा है। उसको समझने की जरूरत है, न कि उनके ऊपर हमला करने की। ये नफरती व्यक्ति पूजक, अपने नेता को पैगंबर बनाने वाले लोग राष्ट्रद्रोही हैं, सेना द्रोही हैं, देशद्रोही हैं, धर्मद्रोही तो शुरू से थे, हमें पता नहीं चला था।